चलिए इस वीडियो में हम स्केल बेस्ड न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स यूज़ करके कैसे हम एक स्केल या बीम का न्यूमेरिकल करते हैं तो हम इस वीडियो में जानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए वेट ऑफ द बीम निकालने बोला है और ये इक्विलिब्रियम में है तो हम प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स लगा सकते हैं। तो अभी दूसरा बात है कि डायग्राम देख लेते हैं। ये 0, ये 125। ठीक है, तो इसका मतलब ये 125 सेंटीमीटर लॉन्ग का स्केल है या बीम है। ठीक है, तो पाइवोट यहाँ है, इसका मतलब ये है फल्क्रम या एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, तो अभी इसका वेट निकालने बोलता है तो वेट कहाँ लगता है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी में। तो जैसे ये मिड पॉइंट में, तो ये हो गया 62.5 सेंटीमीटर, क्योंकि ये 125 सेंटीमीटर का है तो उसका हाफ लेना है। तो जो भी लेंथ होता है जो रॉड का, ठीक है, स्केल बीम, उसका सेंटर में सेंटर ऑफ ग्रेविटी यानी कि वेट होगा, वेट यहाँ लगेगा। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट हो गया। अभी हमारे पास ये दिया हुआ है 50 kgm ऊपर की तरफ लग रहा है और वेट नीचे की तरफ लग रहा है। तो हमें देखना है कि जितने भी फोर्सेस हैं तो उसके मोमेंट्स क्या हैं और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू क्लॉकवाइज मोमेंट, तो ये हमें देखना है। तो अभी ये फोर्स वेट लगा रहा है क्लॉकवाइज और ये लगा रहा है इसको उल्टे तरफ घुमाने का कोशिश करेगा, एंटी क्लॉकवाइज। ये क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज, और कोई फोर्स नहीं है तो इसलिए हम क्या करेंगे, क्लॉकवाइज मोमेंट ले लेते हैं पहले। तो क्लॉकवाइज मोमेंट कौन सा फोर्स है? फॉर्मूला है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये याद रखिए। तो कौन सा फोर्स क्लॉकवाइज मोमेंट कर रहा है? तो W मालूम नहीं है तो W लिखिए। अभी ये जो D होता है इस फोर्स का डिस्टेंस पाइवट से, एक्सिस ऑफ रोटेशन से, बाकी कुछ भी कोई पॉइंट दिया है उससे कोई लेना देना नहीं है, हमेशा लेना है फोर्स फ्रॉम द पाइवट, ये लेना है। तो अभी 0 में पाइवट है और ये 62.5 में, तो 62.5 सेंटीमीटर। तो इसको यदि हम KGF में निकालते हैं, क्योंकि ये KGF में दिया है, तो KGF सेंटीमीटर हो गया। अभी दूसरा और एक फोर्स होता है तो ऐड कर देंगे इसमें। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए। तो अभी देखिए ये जो लिखने के लिए आपको मार्क्स मिलेगा, क्लॉकवाइज मोमेंट लिखने के लिए फॉर्मूला। हेलो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको ऑल द बेस्ट कहना चाहता हूँ फिज़िक्स के प्रिपरेशन के लिए। तो आपके प्रिपरेशन के लिए मैं जो चैप्टर 4 है रिफ्रैक्शन, तो उसका जो है सभी डायग्राम इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो आप भी इस वीडियो के साथ साथ आप भी अपने पेंसिल, प्रोटेक्टर, स्केल लेके आप भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो रिफ्रैक्शन में सबसे पहले जो आपको समझना है, यदि लाइट रेयरर टू डेंसर मीडियम में जाता है ना, तो ये रेयरर मीडियम और ये डेंसर मीडियम। जैसे आपके सिलेबस में एयर हो गया रेयरर मीडियम, है ना, तो डेंसर में आपको एयर से लेके वाटर हो सकता है, ग्लास हो सकता है। तो ये सब जो है एयर टू वाटर रेयरर टू डेंसर, एयर टू ग्लास रेयरर टू डेंसर, फिर ग्लास टू एयर जाएगा, डेंसर टू रेयरर। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं। तो इसमें मान लीजिए ये इंसिडेंट रे है, ठीक है, इंसिडेंट रे है, तो ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो यहाँ पर आपको नॉर्मल बनाना है। आप प्रोटेक्टर लीजिए, तो प्रोटेक्टर लेकर ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस में ये नॉर्मल बनाइए। ठीक है, तो नीचे की तरफ भी बना सकते हैं।
ये 90, इसको ज्वाइन कर देंगे। ये हो गया नॉर्मल। तो अभी ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है हम देख सकते हैं कितना है। एंगल ऑफ इंसिडेंस हम देख सकते हैं 45 डिग्री। तो यहाँ पर जो है पार्शियल रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है, सरफेस में पार्शियल रिफ्लेक्शन होगा रेयर टू डेंसर 45 डिग्री में। तो ये आप इधर दिखा सकते हैं, लेकिन ये पार्शियल, बहुत कम लाइट जाएगा। और जो मैक्सिमम लाइट जो है वो रिफ्रैक्शन होगा। तो अभी रिफ्रैक्शन में क्या है, रेयर टू डेंसर। तो ये जो है ये ओरिजिनल डायरेक्शन, अभी ये क्या करेगा, टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करेगा। तो इसको क्या करना है, नॉर्मल की तरफ लेके आइए। तो ये ओरिजिनल डायरेक्शन फिर नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगा। ये तो अभी ये रिफ्लेक्टेड रे, ये रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है, रिफ्रैक्टेड रे। तो ये हम देख सकते हैं। अभी यहाँ पर जो रेयरर मीडियम में स्पीड इज मोर, ये तो याद रखिए। डेंसर मीडियम में स्पीड डिक्रीजेस। तो इस बेस में क्वेश्चन आ सकता है, ये मीडियम ए, मीडियम बी। तो मीडियम बी में स्पीड कम हो गया, तो कौन सा मीडियम रेयरर है या कौन सा मीडियम डेंसर है। तो आप याद रखना है, स्पीड कम होता है डेंसर मीडियम में, जितना स्पीड ज़्यादा होगा वो रेयरर मीडियम होगा। तो याद रखना है, कुछ क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं डायग्राम बनाने के लिए। अभी यदि हम डेंसर टू रेयरर जाता है तो क्या करेंगे, तो ये सरफेस हो गया। तो यहाँ पर मान लीजिए ये डेंसर से, ये डेंसर, ये रेयरर मीडियम, ये लाइट जा रहा है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस में नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। तो 90 डिग्री मार्क कीजिए, फिर यहाँ से नॉर्मल ड्रॉ कीजिए। ये तो अभी ये जो इंसिडेंट रे है ये अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगा, ठीक है। तो ये ओरिजिनल डायरेक्शन, ये अच्छे से रखना यहाँ पर, फिर ड्रॉ करना। तो ये अभी नॉर्मल इधर है, नॉर्मल से दूर जाएगा। ये तो इसमें भी डेंसर में कम स्पीड, रेयरर में ज़्यादा स्पीड। तो कौन से रे का, जैसे पी क्यू आर, तो पी क्यू का या क्यू आर का किसका स्पीड ज़्यादा है, तो रेयरर मीडियम में जिसका है उसी का स्पीड ज़्यादा है। तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। फिर यदि एक रे यदि नॉर्मली इंसिडेंट करे, है ना, यदि नॉर्मली फॉल करता है, यहाँ पर ले लेता हूँ, मान लीजिए ये मैंने 90 डिग्री मार्क किया। तो यहाँ से ये नॉर्मल हो गया, ठीक है। अभी जो नॉर्मल है, अभी इंसिडेंट रे भी उधर ही जा रहा है अलोंग द नॉर्मल। तो क्या होगा, ये सिमेट्रिकली ये अनडेविएटेड जाएगा, ठीक है। और यदि डेंसर टू रेयरर में जाएगा तो भी अनडेविएटेड ही जाएगा। मान लीजिए ये इंसिडेंट रे है, तो ये स्ट्रेट अनडेविएटेड जाएगा ऊपर। तो नॉर्मली इंसिडेंट रे बेंड नहीं करेगा सिमेट्रिकली। तो ये हो गया। अभी इसी चीज़ को हम ग्लास स्लैब में हम ड्रॉ करके देखेंगे। पैरेलल ग्लास स्लैब इम्पोर्टेंट है।
तो आपने एक्सपेरिमेंट भी किया होगा इसका। तो ये पैरेलल ग्लास स्लैब हो गया। तो यहाँ इंसिडेंट कर रहा है रे, ठीक है। और ये दो है पैरेलल सरफेस, हम लेंगे रिफ्रैक्टिंग सरफेस। तो यहाँ पर हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस में, ठीक है। तो मैं नीचे से आपको 90 डिग्री इसके दिखा देता हूँ। तो बेस लाइन के साथ सरफेस मैच कीजिए, ये 90 डिग्री मैच कीजिए, फिर ये यहाँ पर नॉर्मल आ गया। तो अभी क्या होगा, ये ग्लास स्लैब है इसलिए ग्लास है, ये एयर है, तो डेंसर टू रेयरर मीडियम जा रहा। तो क्या सीखा हमने ऊपर में, यदि ग्लास स्लैब नहीं रहेगा तो ऐसे ओरिजिनल डायरेक्शन में जाएगा, लेकिन एयर टू ग्लास, रेयरर टू डेंसर किधर जाएगा, तो ये बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो यहाँ पर रख के ऐसे नॉर्मल की तरफ बनाइए, और यहाँ पर आके फिर हमें नॉर्मल ड्रॉ करना है। तो इसमें तो ये 90 डिग्री, फिर ये नॉर्मल ड्रॉ कीजिए, ये नॉर्मल, फिर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर द सेकेंड सरफेस विच इज इक्वल टू दिस, अल्टरनेट एंगल होता है। तो अभी ये जो रे है ये ओरिजिनल डायरेक्शन ऐसे जाना था, लेकिन अभी ये डेंसर टू रेयरर मीडियम में जा रहा है। तो ये ऐसे करके अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगा। तो ऐसे जाना था अवे फ्रॉम नॉर्मल, क्योंकि नॉर्मल इधर में है, तो ये दूर जाएगा। कितना दूर जाएगा, इतना इतना इतना, तो रैंडमली नहीं करना है, ये उतना तक जाएगा कि ये ओरिजिनल इंसिडेंट रे के साथ पैरेलल होगा। तो ये आपको मेंटेन करना। तो क्वेश्चन भी आ सकता है विच रेज आर पैरेलल, तो ये इमर्जेंट रे, पैरेलल टू इंसिडेंट रे, ये ठीक है। और इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंस ये इक्वल होता है, आई इज इक्वल टू ई, तो ये याद रखिए। और लेटरल डिस्प्लेसमेंट, लेटरल शिफ्ट या डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जैसे देखिए ये रे ओरिजिनली ऐसे एंट्री कर रहा है, लेकिन यहाँ से नहीं निकल रहा है, लेकिन यहाँ से निकल रहा है। तो देखिए ऐसा लग रहा है कि ये लाइट यहाँ शिफ्ट हो गया, है ना। तो इसलिए ये जो साइड वे शिफ्ट है, तो इसको बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ये डिस्टेंस बिटवीन इंसिडेंट रे एंड द एमर्जेंट रे, ठीक है, ये हो गया। और इसमें जो डेविएशन होता है, एंगल ऑफ डेविएशन, इसमें 0 होता है, क्योंकि एंगल ऑफ डेविएशन है एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड द एमर्जेंट रे, तो वो दोनों पैरेलल है, इसलिए एंगल ऑफ डेविएशन ये 0 है। चलिए अभी हम दूसरा डायग्राम में जाते हैं, रिफ्रैक्शन थ्रू इक्विलैटरल प्रिज्म, ठीक है। ये प्रिज्म हम बनाएंगे, तो उसके लिए आप कोई भी एक लाइन खींच लीजिए, ठीक है। और यहाँ पर आप 60 डिग्री बनाइए, एक कोने में 60 डिग्री और दूसरे कोने में भी 60 डिग्री, यहीं पर आ गया, कहीं भी आ सकता है। तो आने के बाद आप जो पॉइंट को ज्वाइन कर दीजिए, देखिए ऑटोमेटिकली आपका इक्विलैटरल प्रिज्म बन जाए। तो अभी यहाँ से मैं रे ले लेता हूँ,
तो ये ABC, तो AB हो गया फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस, ठीक है। और ये लाइट यहाँ से निकलेगा AC से, तो ये दोनों सरफेस रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस है, ये दोनों जाके यहाँ एंगल बना रहे हैं, तो इसलिए इसको एंगल ऑफ प्रिज्म बोलते हैं, एंगल बिटवीन रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस। तो ये हो गया। अभी क्या करना है इसको, देखिए ओरिजिनल डायरेक्शन को बना लेना, ओरिजिनल डायरेक्शन, अभी ये जा रहा है एयर टू ग्लास, यूजुअली ग्लास प्रिज्म प्लेस्ड इन एयर, तो ये रेयरर टू डेंसर में रे जा रहा है, ये रे रेयरर टू डेंसर, तो क्या होगा, ऐसे करके बेंड करेगा, ठीक है, बेंड करेगा, ये मैंने बेंड कर दिया। अब चाहे तो और ज़्यादा बेंड भी दिखा सकते हैं। फिर ये यहाँ जाएगा ये, तो ये ओरिजिनल डायरेक्शन इधर बना लेंगे। क्यों ओरिजिनल डायरेक्शन, क्योंकि अभी ये देखिए फिर ये डेंसर टू रेयरर में जा रहा है, ठीक है। तो ये जाना था इधर, और ये नॉर्मल यदि हम बनाते हैं, यहाँ पर नॉर्मल ऐसा होगा, तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस जैसे हमने स्लैब में किया था वैसे ही यहाँ पर भी करना, ये है 90 डिग्री, तो ये नॉर्मल, तो ये पहले करना था क्योंकि ये रिवीजन कर रहे हैं हम जल्दी जल्दी। तो देखिए ये टूवर्ड्स द नॉर्मल आ गई, ठीक है, बेंच टूवर्ड्स द नॉर्मल, एयर टू दिस वन डेंसर। अब यहाँ भी यदि हम नॉर्मल ड्रॉ करते हैं तो नॉर्मल ऐसा आ रहा है, ये तो अभी ये इस साइड जाना है, लेकिन अभी नॉर्मल से अवे जाएगा, यानी कि ये इधर नीचे आएगा, ठीक है, नीचे ये, तो ये हो गया इमर्जन रे, ये हो गया इंसिडेंट रे, ये हो गया रिफ्रैक्टेड रे, तो ये आई हो गया, ये पहला रिफ्रैक्शन। फिर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस इसको R2 लेते हैं, और नॉर्मल के साथ ये हो गया एंगल ऑफ इमर्जेंस, ठीक है। तो I प्लस E इज इक्वल टू A प्लस डेल्टा। अभी डेल्टा क्या है, एंगल बिटवीन, ऊपर में क्या बताया था, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड द इमर्जन रे। अभी इमर्जन रे तो इधर चला गया, तो इसलिए हम इसको एक्सटेंड कर देंगे, ये, तो इसके साथ जो एंगल बना रहा है एंगल ऑफ डेविएशन है। तो एक प्रिज्म में ये फार्मूला होता है I प्लस E एंगल ऑफ इंसिडेंस प्लस एंगल ऑफ इमर्जेंस इज इक्वल टू A प्लस एंगल ऑफ प्रिज्म प्लस एंगल ऑफ डेविएशन। अभी जो डेविएशन होता है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस के ऊपर डिपेंड करता है। तो एक बार क्या होगा कि जो एंगल ऑफ डेविएशन है वो मिनिमम रहेगा, ठीक है, और मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन के लिए जो प्रिज्म का डायग्राम है वो थोड़ा सा फिक्स्ड रहेगा, कुछ पॉइंट्स हमको याद रखना है। तो पहले प्रिज्म बना लेते हैं, देखिए मैंने पहले से प्रिज्म बना लिया है। तो अभी यहाँ पर क्या होगा, मिनिमम डेविएशन के लिए तो हम क्या करेंगे, नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, तो अभी यहाँ पर क्या होता है कि जो मिनिमम डेविएशन जो होता है, तब ये जो रे है ये क्या करता है, ये बेस के साथ पैरेलल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर कितना एंगल है, 60 डिग्री, तो हम भी यहाँ पर इसके साथ 60 डिग्री बना देंगे,
ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा 60 डिग्री। यहाँ पर यदि हम बना देते हैं तो ये पैरेलल होगा। तो आप चाहे तो थोड़ा अंदाजी में पैरेलल बना सकते हैं, ठीक है। तो मैंने यह 60 डिग्री बना दिया, 60 ये पैरेलल हो गए बेस के साथ। अभी फिर यहाँ पर नॉर्मल बनाएंगे। देखिए मैंने यहाँ पर नॉर्मल बना लिया है। अभी ये ओरिजिनल डायरेक्शन इधर होना चाहिए, लेकिन ये बेंड करके थोड़ा नीचे जाएगा। अभी कितना बेंड होगा, तो ये उतना ही बेंड होगा जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस है। तो आई इज इक्वल टू ई मिनिमम डेविएशन के लिए, फॉर मिनिमम डेविएशन, ये याद रखिए, आई इज इक्वल टू ई। और सेकंड है रिफ्रैक्टेड रे inside the prism is parallel to the base। तो ये याद रखना। तो इसलिए ये पैरेलल हो गया। अभी I इज इक्वल टू ई, तो इधर I कितना बनाया है तो मेजर कर लीजिए। नॉर्मल के साथ मेजर कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये हो गया 61, नहीं तो ऐसे भी मेजर कर सकते हैं। ये 61 आ रहा है, तो यहाँ भी नॉर्मल के साथ हम 61 बना देंगे। देखिए ये नॉर्मल है, नॉर्मल के साथ 61 बना देते हैं यहाँ पर। तो ये रे ऐसे जाएगा। तो ये हो गया, दो कंडीशन फुलफिल होगा। तो ये मिनिमम डेविएशन के लिए होगा। और दूसरा यदि मिनिमम डेविएशन नहीं बोलता है तो आप ऊपर थोड़ा सा बेंड कर सकते हैं, ज़्यादा बेंड और नीचे भी ला सकते हैं, लेकिन मिनिमम डेविएशन में ऐसे ले जाना। चलिए हम रिफ्रैक्शन का जो रेजिंग ऑफ कॉइन हम डायग्राम ड्रा करेंगे। तो मान लीजिए कंटेनर में एक लिक्विड है, उस डेंसिटी और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज हायर देन दैट ऑफ एयर। तो यहाँ पर पानी है, ये है। अभी यहाँ पर कॉइन है, ठीक है। अभी ये कॉइन को हम ऊपर से देखते हैं तो कैसे दिखेगा, कहाँ दिखेगा, है ना। तो ये हमें डायग्राम ड्रॉ करना। तो ये यहाँ पर एक पॉइंट ले लीजिए और पॉइंट से कोई भी एक रे ले लीजिए। तो यहाँ पर नॉर्मल ड्रॉ करना। ये नॉर्मल, ठीक है। तो अभी ये क्या होगा, ये वाटर से डेंसर से रेयरर में जा रहा है, तो अवे फ्रॉम नॉर्मल होगा, ठीक है। तो इससे पहले क्या करना है, एक नॉर्मल रे यहाँ ड्रॉ कीजिए, ये यहाँ पर। तो ये कितना बेंड होगा, ये थोड़ा सा बेंड कर दीजिए। तो ये जो रे है नॉर्मल रे, तो ये सीधा जाएगा अनडेविएटेड, और ये जो रे है बेंड हो गया। और हम जब ऊपर से देखेंगे तो लग रहा है ये रे इधर से आ रहा है, यहाँ से, और ये रे सीधा चला गया। तो ये जो पॉइंट है यहाँ दिखाई देगा, तो इसका मतलब कॉइन इधर शिफ्ट हो जाएगा, है ना। तो ये थोड़ा सा ये हो गया, तो ये कॉइन ऊपर दिखाई देगा। तो लग रहा है कि ये अभी डेप्थ है, लेकिन इसका एक्चुअल डेप्थ कितना है, ये रियल डेप्थ या और एक्चुअल डेप्थ,
अभी ये हो गया, लग रहा है ऐसा दिख रहा है, तो ये एपरेंट डेप्थ। और कॉइन इतना शिफ्ट हुआ, ऊपर में चला गया, है ना, इसको शिफ्ट बोलते हैं ये। और जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, जिसके लिए ये ऊपर जा रहा है, लाइट बेंड होता है, इसलिए इसका फॉर्मूला है रियल डेप्थ बाई एपरेंट डेप्थ। इसके ऊपर भी न्यूमेरिकल आता है, तो आप इस फार्मूले को अच्छे से पढ़ लीजिए। ठीक है, रियल डेप्थ एपरेंट डेप्थ। और जो डेप्थ है वो हमेशा सरफेस से लेना पड़ता है, इसलिए इसको आप एपरेंट डेप्थ मत समझिए, इसको होता है शिफ्ट। डेप्थ हमेशा सरफेस से लीजिएगा। चलिए अभी बेंडिंग ऑफ स्टिक में आपको समझाता हूँ। देखिए ये जो स्टिक है, पेंसिल है, ये पार्शियली इमर्स्ड है, कुछ पार्ट बाहर में है, कुछ पार्ट इमर्स्ड है। तो इसको हम यहाँ से देखते हैं ऊपर से, तो कैसे दिखेगा, तो यहाँ भी वो सेम ऊपर वाला जो कॉइन था वैसे ही। तो टिप से हम एक नॉर्मल रे ले लेंगे, तो ये अनडेविएटेड जाएगा 90 डिग्री में। ठीक है, अभी और एक ठो रे ले लेंगे इधर, ऑब्लिक रे, ये टिप से ही लेना है, एंड ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर वही प्रोसेस हम करेंगे, फिर से मैं बता रहा हूँ। ये नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, ठीक है, नॉर्मल ड्रॉ करना आपको आ गया अभी। ये तो अभी क्या क्या होगा, ये रे अभी ये वाटर से एयर में जा रहा है, डेंसर टू रेयरर जा रहा है, तो ये बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल हो। तो ये मान ली थोड़ा बेंड कर दीजिए इधर, तो इधर से देखेंगे तो लग रहा है ये रे यहाँ से आ रहा है, लेकिन ये रे कहाँ से आ रहा है एक्चुअली, टिप। तो टिप यहाँ पर दिखाई देगा। ठीक है, तो ये देखिए शिफ्ट हो गया ये भी, लेकिन अभी जो भी रेज है, ऑल दोज रेज कमिंग फ्रॉम द पार्ट ऑफ द स्टिक अंडर वाटर, तो पानी के अंदर में जो पॉइंट है वो सारे जो है वो यहाँ जाके बेंड हो जाएंगे। तो इसलिए ये जो यहाँ से लेकर यहाँ जो पार्ट है वो पूरा शिफ्ट हो जाएगा ऊपर, लेकिन जो पार्ट बाहर में है वो क्या होगा, एयर से, हमारा आँख भी एयर में है, ये भी एयर में, तो कोई रिफ्रैक्शन नहीं होगा, डायरेक्ट जाएगा, तो ये एज इट इज़ दिखेगा। लेकिन जो इमर्स्ड पार्ट है वो रेज्ड होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक। अभी हमने समझा ये वाला पार्ट यहाँ आएगा और ये वाला पार्ट और बेंड नहीं होगा, तो इसलिए ये जो सरफेस है, यहाँ से आप पेंसिल का वो पार्ट ड्रॉ कीजिए, तो ये यहाँ पर दिखा दीजिए। तो ये वाला जो पार्ट है ये यहाँ दिखाई देगा, अब बाहर का रहेगा। तो हमें देखिए ये अभी पूरा स्टिक को हम देखेंगे, तो ये स्टिक ऐसा, फिर अंदर वाला ऐसा, तो लग रहा है बेंड हो गया, इसलिए इसको रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से क्या होता है, स्टिक बेंड हो जाता है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से ऊपर में हमने क्या देखा, कॉइन ऊपर चले जाता है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वजह से देखिए ये रियल डेप्थ से एपरेंट डेप्थ कम हो जाता है। अभी हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में हम सीखेंगे, है ना। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो बेस्ट तरीका इसको समझने के लिए, तो आपको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तभी होगा जब लाइट डेंसर से रेयरर में जा रहा है, और रेयरर से डेंसर में जाएगा तो कभी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होगा। तो ये बात पहले याद रखिए, कभी कभी कन्फ्यूजन करने के लिए, इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पॉसिबल इन दिस केस, तो उसमें नो, डेंसर से रेयरर में ही जाना चाहिए। तो अभी एक रे ले लेते हैं यहाँ पर, अभी इसका नॉर्मल यदि हम ड्रॉ करते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस में,
यह तो ये जो एंगल क्रिटिकल एंगल बोला जाता है इसको, ठीक है, जब ये सरफेस से जाएगा यहाँ से। देखिए अब यदि इसके जो रे है यदि कम है, एंगल ऑफ इंसिडेंस कम है, तो ये बाहर चले जाएगा, नॉर्मल रिफ्रैक्शन। लेकिन जैसे जैसे हम रे बढ़ाएंगे तो ये रे ज़्यादा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा, तो ये एक बार ऐसा आएगा कि ये सरफेस से जाएगा। तो जब सरफेस से जाएगा तो इसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया 90 डिग्री, नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे, तब इसको बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। ठीक है, तो अभी यदि हम थोड़ा और बढ़ा देते हैं और एक रे ले लेते हैं जिसका एंगल क्रिटिकल एंगल से बड़ा है, तो ये रे यहाँ था, है ना, ऐसे, तो ये बढ़ा दिया हमने तो ये नीचे आएगा, और बढ़ा दिया तो सरफेस से जाएगा, क्रिटिकल एंगल में सरफेस से जाएगा, और बढ़ा दिया तो ये नीचे आना चाहिए क्योंकि ऐसा पैटर्न है ना। तो ये जो रे है ये बैक टू द डेंसर मीडियम आ गया, तो ये बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट हो गया, तो इसको बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का दो कंडीशन होना चाहिए, तो एक हो गया डेंसर टू रेयरर में जाना चाहिए, नहीं तो कभी नहीं होगा। सेकंड है, जैसे देखिए ये जो रे है इसका क्रिटिकल एंगल से एंगल कम है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इसका कम है, तो बाहर चला गया, रिफ्लेक्शन नहीं हुआ। लेकिन क्रिटिकल एंगल से बड़ा होता है तब वो रिफ्लेक्ट होता है, क्रिटिकल एंगल तक बाहर ही रहेगा, क्रिटिकल एंगल में सरफेस से जाएगा, क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होगा तो नीचे आएगा। तो इसलिए एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। तो ये दो कंडीशन में रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, तो इसलिए अभी हम प्रिज्म का तो डायग्राम हम ध्यान देंगे। तो पहले राइट आइसोसेलेस प्रिज्म का देख लेते हैं। तो यहाँ से कुछ साइज ले लीजिए, मतलब 4 सेंटीमीटर, है ना। उसके बाद यहाँ पर 90 डिग्री बनाना है। ये आप क्या कर सकते हैं, ये 90 डिग्री बन गया। ये भैया अभी ये साइज कितना था, 4 सेंटीमीटर, तो इधर भी 4 सेंटीमीटर, कंपास का यूज़ करने का ज़रूरत नहीं है, तो ये 4 सेंटीमीटर, तो ये ज्वाइन कर दीजिए। तो ये राइट आइसोसेलेस प्रिज्म बन गया, ये 45, ये 45, ये 90। ठीक है, तभी एक रे यहाँ से जा रहा है, मान लीजिए नॉर्मली इंसिडेंट कर रहा है, नॉर्मल, तो नॉर्मली इंसिडेंट करना है तो ये रेयर से डेंसर में जा रहा है, लेकिन नॉर्मली इंसिडेंट है तो ये इट गोज अनडेविएटेड, नेक्स्ट सरफेस तक बना लीजिए अनडेविएटेड। फिर यहाँ पर थोड़ा सा आपको डिसाइड करना है। ठीक है, तो इससे पहले आप नॉर्मल ड्रॉ कीजिए, इस साइड कर सकते हैं, प्रोटेक्टर को इस साइड भी कर सकते हैं, बस आपको 90 डिग्री का ख्याल रखना। तो देखिए तो ये नॉर्मल हो गया। अभी ये डेंसर से रेयरर में जा रहा है, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, तो आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस समझ में आ गया, इंसिडेंट रे नॉर्मल, तो ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस। अभी ये 45 डिग्री है, ये 90 हो गया, तो ये भी 45 डिग्री होगा। अब क्योंकि ये नॉर्मल है तो ये 45 डिग्री होगा। तो देखिए अभी एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 है और क्रिटिकल एंगल फॉर ग्लास ये 42 है। तो अभी हमने क्या देखा, सबसे पहले डेंसर टू रेयरर मीडियम जा रहा है, ये लाइट इधर जाने वाला है डेंसर से रेयरर में, सही है, ये पहला पॉइंट हो गया। फिर एंगल ऑफ से आइसोसेलेस जो प्रिज्म है
टोटल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म, जैसे आप देख सकते हैं 90 डिग्री और ये 45, तो ये आइसोसेलेस प्रिज्म है, राइट आइसोसेलेस प्रिज्म, इसमें 90 डिग्री भी है। तो यदि लाइट जो है एक परपेंडिकुलर साइड से जाता है नॉर्मली इंसिडेंट, तो जैसे पिछले वीडियो में मैंने समझाया, तो ये नॉर्मल है तो ये स्ट्रेट जाएगा टिल द नेक्स्ट सरफेस। अभी यहाँ पर आपको नॉर्मल ड्रॉ करना है 90 डिग्री, फिर डिसाइड करना है कि ये रे अभी किधर जाएगा। अभी इसके लिए आपको आइडेंटिफाई करना है एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये इंसिडेंट रे, ये नॉर्मल इन द ग्लास है ना, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया। कितना है ज्योमेट्रिकली कैलकुलेट कर सकते हैं। ये 45 है, ये 90 लिया हमने नॉर्मली इंसिडेंट, तो ये 90 है, 45 है, तो ये 45 हो जाएगा। अब क्योंकि ये नॉर्मल है टोटल 90, तो ये हो जाएगा 45, 90 माइनस 45, ये 45। फिर इसके बाद अभी डिसाइड करना है क्या होगा। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 45, ग्लास के लिए क्रिटिकल एंगल ग्लास एयर इंटरफेस के लिए 42 डिग्री होता है, ठीक है, ग्लास और एयर का ये रिफ्रैक्शन के लिए, रिफ्लेक्शन के लिए क्रिटिकल एंगल 42। तो अभी हमने क्या देखा, जो पहला कंडीशन ये डेंसर से रेयरर में जा रहा है ना, डेंसर में है अभी रेयरर में जाने वाला है, तो ये सही है, पहला कंडीशन हो गया। और एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर, तो देखिए 45 इज़ ग्रेटर देन 42, 42 से बड़ा होना चाहिए, तो ये है यहाँ पर, तो इसका मतलब आई इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल IC, ठीक है। तो दोनों कंडीशन फुलफिल हो रहा है, तो इसका मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। तो अभी रिफ्लेक्शन किधर होता है, तो क्या करना है, इंसिडेंट रे इधर, नॉर्मल यहाँ, तो रिफ्लेक्टेड रे इसके उल्टे साइड में होगा, तो इस साइड में होगा, इसलिए यहाँ पर आप प्रोटेक्टर रखिए और 45 डिग्री बना लीजिए ये नॉर्मल के साथ, ठीक है, नॉर्मल के साथ इसके साथ 45, तो ये जो यहाँ पर आ गया, तो ये ज्वाइन कर दीजिए, लेकिन नेक्स्ट सरफेस तक यहाँ तक, तो ये 45 डिग्री बन जाता है, तो ये 45 हो गया क्योंकि ये टोटल 90 है, 45 45 90, 180 से माइनस करेंगे ये 90 आ गया। इसका मतलब ये जो रे है ये नॉर्मली फॉल कर रहा है, तो नॉर्मली जाने से क्या होता है, ये स्ट्रेट बैक जाता है। तो इस तरह से ये जो रे है इसका डेविएशन हो गया 90 डिग्री। कहाँ पर, देखिए इंसिडेंट रे इधर जा रहा था, है ना, इधर जा रहा है, और इमर्जेंट रे इधर, तो इतना बेंड हो गया, तो देखिए ये 90 डिग्री में बेंड हो गया, इसलिए एंगल ऑफ डेविएशन 90 डिग्री। तो ये पेरिस्कोप में यूज होता है। चलिए अभी दूसरा डायग्राम में जाते हैं, 180 डिग्री डेविएशन, तो उसके लिए क्या करना आपको, फिर से राइट आइसोसेलेस प्रिज्म बनाना है, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, कोई भी एक साइड ले सकते हैं, कोई भी एक साइड, अभी यहाँ पर 45 डिग्री बना दीजिए। तो आइसोसेलेस इसके लिए ट्रायंगुलर प्रिज्म के लिए 60 डिग्री और राइट आइसोसेलेस के लिए 45 डिग्री, यहाँ पर भी 45 बना दीजिए, यहीं पर आ गया, तो इसको ज्वाइन कर दीजिए। देखिए तो आपका ये 45, ये 45, तो ये 90 हो जाएगा। अभी ये दोनों परपेंडिकुलर साइड है, ये हाइपोटेन्यूज है। अभी इसमें क्या है, आपको याद रखना है कि जब 90 डिग्री डेविएशन के लिए आपको परपेंडिकुलर साइड से
नॉर्मली लाइट को ले जाना है, ठीक है, ऐसे नॉर्मली। अभी 180 डिग्री के लिए आपको हाइपोटेन्यूज से परपेंडिकुलर लेना है, यानी कि जो यहाँ पर ये हाइपोटेन्यूज है, ठीक है। यदि मान लीजिए आपको ऐसा डायग्राम आ गया, ये 45 45, तो ये हाइपोटेन्यूज 90 डिग्री का अपोजिट, तो यहाँ पर नॉर्मल ले लीजिए, ऐसे ले लीजिए या यहाँ पर ले लीजिए। तो आपको याद रखना कि हाइपोटेन्यूज में एंट्री करेगा और 90 डिग्री में एंट्री करेगा। तो यहाँ पर मैं 90 डिग्री से एंट्री ले लेता हूँ, यह आ गया, ये हो गया इंसिडेंट रे 90 डिग्री में। तो अब 90 डिग्री में इंसिडेंट रे होता है, तो आपको मालूम चल गया ये स्ट्रेट जाएगा आगे, कहाँ तक, नेक्स्ट सरफेस तक। अभी यहाँ पर आपको नॉर्मल ड्रॉ करना है। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस आपका जो सेंट्रल मार्किंग है उसमें ले लीजिए 90, इधर भी कर सकते हैं, इधर भी कर सकते हैं प्रोटेक्टर से। तो ये हो गया, ये नॉर्मल हो। तो अभी ये 45, ये 90, ये 45 हो गया, क्योंकि ये इंसिडेंट नॉर्मली था, नॉर्मली ही जाएगा, तो 90, तो ये 45, ये 90 होने की वजह से ये 45 होगा। ये टोटल 90 है, क्योंकि ये नॉर्मल है, तो ये भी 45 डिग्री होगा। देखिए, फिर जैसे हमने ऊपर चेक किया था, तो ये क्या हो जाएगा, 45 डिग्री में नॉर्मल के उस साइड में रिफ्लेक्ट करेगा, क्योंकि दोनों कंडीशन फुलफिल हो गया। तो 45 डिग्री, तो आप इसको ज्वाइन कर दीजिए, कहाँ तक, नेक्स्ट सरफेस तक। फिर यहाँ पर आपको 90 डिग्री बनाना है। हाँ, किसके साथ, सरफेस के साथ। ये तो ये 90, ये 45 हो गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो 45, ये 90 45, तो ये 45 होगा, तो ये भी 45 हो जाएगा। तो फिर ये रिफ्लेक्ट होगा नॉर्मल के इस साइड में, तो यहाँ पर 45 ले लीजिए। नेक्स्ट सरफेस, तो ये 45 रिफ्लेक्शन एंगल, तो ये 45 हो जाएगा 90 में, क्योंकि ये नॉर्मल है। फिर 90 90, तो हम क्या देख रहे हैं, ये इंसिडेंट नॉर्मली है, तो ये बाहर निकाल दीजिए। देखिए, तो इस तरह से ये जा रहा था, अभी वापस आ गया। देखिए, ऊपर जा रहा था, अभी नीचे आ गया। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, सॉरी इंसिडेंट रे का डायरेक्शन, ये इमर्जेंट रे का डायरेक्शन। तो एंगल कितना हुआ, 180 डिग्री। तो इसलिए डेविएशन 180 डिग्री। तो ये यूज होता है बाइनोकुलर। अभी मान लीजिए 30 60 90 डिग्री वाला जो प्रिज्म है उसमें कैसे होगा। तो आप क्या करना है, एक ये ले लीजिए और यहाँ पर 90 बना दीजिए। और ये 90, तो आप यहाँ आप चाहते हैं 60 बनाना है, तो 60 बना दीजिए। फिर इसको एक्सटेंड कर दीजिए। तभी हमारे पास एक ट्रायंगुलर प्रिज्म आ गया है ना, जिसका ये 60 डिग्री, ये 30 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री होगा। अभी 90 और 60 बना दिया तो ये 30 डिग्री हो गए, है ना। अभी मान लीजिए रे यहाँ से इंसिडेंट कर रहा है नॉर्मली, यहाँ से
तो क्या होगा फर्स्ट सरफेस में, है ना, तो ये सीधा जाएगा यहाँ तक। ये तो अभी ये क्या हो गया, ये 90, ये 60, तो ये 30 डिग्री हो गया। तो क्या ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है? नहीं है। हमें क्या करना है, नॉर्मल ड्रॉ करना। ये तो इसके साथ आप ज्वाइन कर दीजिए। तो ये नॉर्मल है, तो ये नॉर्मल हो गया, तो ये 30 होने की वजह से ये 60 डिग्री होगी। अभी क्रिटिकल एंगल 42 है, 42 क्रिटिकल एंगल, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 हो गया। तो आई इज ग्रेटर देन आई सी, और ये डेंसेस्ट रेयरर में जा रहा है, तो ये क्या होगा, बाहर नहीं जाएगा, ये रिफ्लेक्ट होगा। समझ में आया? कंडीशन दोनों फुलफिल हो गया। अभी इंसिडेंट रे नॉर्मल, तो रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के उस साइड में होगा। तो नॉर्मल के साथ कितना डिग्री बनाना है, 60 डिग्री। ये देखिए नॉर्मल के साथ 60 डिग्री, यहाँ पर। तो ये 60 डिग्री में रिफ्लेक्ट हो गया। अभी यहाँ पर क्या होगा, फिर आपको नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा। इस साइड भी कर सकते हैं, उस साइड भी कर सकते हैं। तो ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस। अभी ये कितना होगा, देखिए ये 30 डिग्री, हाँ ये 30 डिग्री हो गया, क्योंकि ये 60 आ गया, ये 30 टोटल 60 हो गया। तो ये टोटल कितना होना पड़ेगा, टोटल एंगल 120 होना पड़ेगा। टोटल 180 डिग्री माइनस 60, तो 120। अभी यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 90 है, तो ये कितना होना चाहिए, 30 डिग्री। तो देखिए ये रे और नॉर्मल का 30 डिग्री, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 30 डिग्री लेस देन 42 डिग्री। तो अभी ये रे रिफ्लेक्ट नहीं होगा, ये डेंसर से रेयरर में जा रहा है, लेकिन एंगल ऑफ इंसिडेंस 42 से बड़ा होना चाहिए, तो तभी ये रिफ्लेक्ट होगा। तो नहीं होगा, छोटा हो गया। तो छोटा हो गया तो क्या करना है, ये बाहर चले जाएगा, रिफ्रैक्ट होगा। तो थोड़ा सा बेंड करके दिखा दीजिए बस, बाकी एंगल मेजरमेंट करने का ज़रूरत नहीं। तो अवे फ्रॉम नॉर्मल, तो ये हो गया आपको रिफ्रैक्शन। तो ऐसे ही कोई भी साइड से ये रेज आता है तो वो आप ड्रॉ कर सकते हैं। तो इस तरह से प्रैक्टिस कीजिए, तो आपको सभी डायग्राम आप ड्रॉ कर पाएंगे। ठीक है, अभी हम इस वीडियो में ब्लॉक एंड टैकल का डायग्राम, उसका एफिशिएंसी, मैकेनिकल एडवांटेज और कैसे हमें कैलकुलेट करना है, डायग्राम मेनली कैसे बनाना है, तो यहाँ पर हम सीखेंगे इस वीडियो में। तो आप पूरा देखिए और आप भी मेरे साथ डायग्राम बनाते रहिए। तो क्वेश्चन इस तरह से है, ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम ऑफ वेलोसिटी रेशियो 5। ठीक है, तो वेलोसिटी रेशियो 5 दिया है, तो ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम बनाना है। तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ पुलीज इक्वल्स टू वेलोसिटी रेशियो, तो ये हो गया 5। अभी नेक्स्ट है, जब ये ऑड होता है, ठीक है, तो ऊपर में 3 पुली लेना है और नीचे वाले में ये एक कम लेना है। नॉर्मल सिचुएशन में जो कन्वीनियंट फोर्स लगता है ऊपर की तरफ, है ना, तो उस वो नीचे की तरफ कन्वीनियंट डायरेक्शन, तो इसमें हम एन इज इक्वल टू वी आर लेते हैं, और वी आर 5 है तो 3 अप 2 डाउन, यदि 4 होता है तो 2 अप 2 डाउन करेंगे। अभी इसके लिए हम पहले सपोर्ट बनाएंगे, रिजिड सपोर्ट। ठीक है, ये हो गया। फिर यहाँ पर हम ऊपर वाले जो है 3 पुलिस के लिए फ्रेम हम बनाएंगे, तो ये हो गया।
तो ये ऊपर वाले के लिए फ्रेम बनाएंगे। ठीक है, अभी यहाँ पर हम जो पुली बनाएंगे तो ये आ गया। तो इसके साथ टच करके मत बनाइएगा। फिर नेक्स्ट है पुली, यहाँ पर इसे थोड़ा छोटा बनाना है और इसका और छोटा, ये ठीक है। तो ये हो गया ऊपर वाला फ्रेम 3 पुलिस का। अभी नेक्स्ट क्या है, आपको इसी लाइन में आपको जो लोअर ब्लॉक है, फ्री ब्लॉक है, उसका फ्रेम बनाना है। अभी इसके साथ एक साथ नहीं बनाना है, तो थोड़ा सा गैप दे दीजिए इधर। ये तो यहाँ पर गैप देके बनाना है। ये हुक रहेगा इधर, ये हुक को भी टच नहीं करना है। कोई कोई हुक ऐसे लगा देता है, टच कर देता है, तो मिस्टेक है। तभी यहाँ पर हमें 2 पुली लगाना है। तो भीतर वाला जो है छोटा और बाहर वाला थोड़ा बड़ा, ये तो आप चाहे तो कंपास से कर सकते हैं। तो ये हमारा फ्रेम बन गया और लोअर फ्रेम के नीचे यहाँ पर लोड रहेगा, ये लोड रहेगा। अभी हमारा नेक्स्ट है पर्पस क्या है, हमारा स्ट्रिंग लगाने का। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग लगाएंगे। यहाँ से तो अभी क्या करना है, आप चाहे इधर से भी शुरू कर सकते हैं, इधर से भी शुरू कर सकते हैं। तो यदि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर राइट हैंडेड, तो यहाँ से शुरू कीजिए। ठीक है, यहाँ से आप चाहे तो ये स्केल से बना सकते हैं। तो यह एफर्ट रहेगा, तो ये टेंशन हो गया, स्ट्रेच हो जाएगा तो टेंशन आ गया। अभी यहाँ से दूसरे तरफ जाना, तो इधर से हम दूसरे तरफ जाके फर्स्ट से लेके हम लास्ट में आ जाते। तो आप चाहे तो ये स्केल से ड्रॉ कीजिए, फर्स्ट पुली से लास्ट पुली आएंगे, ये तो यहाँ से इधर आ गया। फिर इधर से हम घूम के इधर जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर फिर अभी लास्ट से हम सेकंड में चले जाएंगे, क्योंकि फर्स्ट कवर हो गया। तो यहाँ से ये आ गया। फिर इसके बाद यहाँ से नेक्स्ट, अभी इधर जो सेकंड है, अभी इसका काम हो गया। अभी यहाँ पर आएंगे, ये फिर यहाँ से और एक पुली बचा है यहाँ पर, तो वहाँ जाएंगे। यहाँ से आ गया। फिर अभी इधर नीचे पुली नहीं है, लेकिन स्ट्रिंग तो यहाँ पर है, ऐसे लूज नहीं छोड़ सकते, तो इसको नीचे वाले हुक में कनेक्ट कर देंगे। तो आ गया। तो देखिए यहाँ से इधर टेंशन और लोड होने की वजह से इधर टेंशन आएगा। ये सभी जो स्ट्रिंग है ये स्ट्रेच्ड फॉर्म में रहेंगे। इसलिए आपको ऐसा करके नहीं बनाना है, एकदम स्ट्रेच्ड बनाना है। ठीक है, तो ये हो गया आपका पुली सिस्टम, ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम। बस ये आपको बनाना है। मैं फिर से बड़ा करके दिखा देता हूँ। तो देखिए, अभी न्यूमेरिकल पार्ट में हम जाते हैं। न्यूमेरिकल पार्ट में कैलकुलेट द MA, मैकेनिकल एडवांटेज। तो मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला क्या है, MA इक्वल्स टू लोड बाय एफर्ट होता है, लेकिन ये लोड एफर्ट कुछ भी नहीं दिया है ना। तो एफिशिएंसी इनटू वेलोसिटी रेशियो, तो ये फार्मूला लगाना है। तो MA इज इक्वल टू लोड बाय एफर्ट, ये भी सही है, लेकिन इस केस में लोड नहीं दिया है, एफर्ट नहीं दिया है, तो हम दूसरा फार्मूला में जाते हैं इसमें। तो एफिशिएंसी 75% है, बाई 100 लगाना नहीं भूलना है। फिर वेलोसिटी रेशियो दिया है 5।
15/4 now 3.75 MA का कोई यूनिट नहीं होता है, ठीक है। तो 3.75 हो गया। गिव हाउ कैन यू इंक्रीज इट्स एफिशिएंसी, गिव 2 सजेशंस, है ना। टू इंक्रीज एफिशिएंसी तो क्या करना है, द एक्सेल of the police should be lubricated to reduce friction, ठीक है। ये जो है ना, ये एक्सेल है, यहाँ फ्रिक्शन लगता है क्योंकि घूमता है ना, तो उसके लिए फ्रिक्शन आ जाएगा, तो वहाँ पर लुब्रिकेशन लगाना है टू रिड्यूस फ्रिक्शन। तो इस तरह से एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं। तो दूसरा क्या होता है, जैसे ये लोड, यहाँ पर देखिए ये लोड है और ये जो ब्लॉक है ना, लोअर ब्लॉक, ये फ्री है और ये भी ऊपर जाएगा, लोड के साथ ये भी ऊपर जाएगा, और जिसके लिए हमें एफर्ट लगाना पड़ रहा है। तो जो एफर्ट लगाते हैं तो कुछ भाग जो है इसको उठाने में लग जाता है, तो एनर्जी वेस्ट हो गया, इसलिए एफिशिएंसी कम होगा। तो एनर्जी वेस्ट कैसे, अभी तो फ्री रखना ही है, ये सिस्टम है, ऐसे करने से MA बढ़ता है, तो इसको रखना ही है फ्री और इसको उठाना भी पड़ेगा। लेकिन हमें एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए इसका जो वेट है ना, तो लोअर ब्लॉक जो पुली है उसका वेट शुड बी वेरी वेरी लेस, एज लिस्ट एज पॉसिबल, जितना हो कम हो उतना अच्छा है। तो यहाँ पर कर सकते हैं बाय रिड्यूसिंग द weight of the pulleys in the lower block और फ्री ब्लॉक, ठीक है। तो ये फ्री पुलिस का वेट कम करने से तो हम एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं। तो इसलिए इसका वेट जो है वो कम से कम होना चाहिए और कम से कम लिया जाता है ताकि एफिशिएंसी ज़्यादा हो। इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। चलिए इस वीडियो में हम प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स लगा के एक बीम का वेट निकालेंगे। इनकी स्केल प्रॉब्लम, रूलर प्रॉब्लम जो हमेशा इम्पोर्टेंट रहता है वो हम सॉल्व करेंगे। तो ये क्वेश्चन इस तरह से है, फाइंड द वेट ऑफ द बीम इफ़ इट इज़ इन इक्विलिब्रियम। तो ये देखिए पाइवट लगाया 0 सेंटीमीटर मार्क में, और ये टोटल 125 सेंटीमीटर है टोटल, और एक फोर्स दिया है 50 kgf ऊपर की तरफ 25 सेंटीमीटर में, ठीक है। तो अभी यहाँ पर वेट निकालने के लिए बोला। अभी वेट ऑफ एनी सब्सटेंस उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी में होता है। अभी ये रॉड है, बीम है, तो इसका मिड पॉइंट में होगा। अभी मिड पॉइंट में कहाँ पर होगा, 125 सेंटीमीटर लॉन्ग है, तो इसका हाफ कर दीजिए, तो ये वेट यहाँ पर लगेगा, ये 62.5 सेंटीमीटर डिस्टेंस में लगेगा, ठीक है। तो ये हो गया दूसरा बात। ये जो कि क्वेश्चन में दिया नहीं है, तो आपको ये हमेशा वेट सेंटर ऑफ ग्रेविटी में लेना है, हाफ। जैसे 0 to 50 है हाफ मीटर स्केल, तो 25 में लीजिए। मीटर स्केल है 0 to 100, 50 में लीजिए, या कोई और लेंथ दिया है उसका हाफ कर दीजिए। तो ये समझना है। तो अभी इसके बाद हम देखेंगे कि और कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो अभी डिसाइड करेंगे कौन सा फोर्स, क्लॉकवाइज मोमेंट, यानी कि देखिए अभी ये फोर्स की वजह से ये क्लॉकवाइज घूमेगा और इसके वजह से ये इस साइड जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। तो इसलिए हम क्या करेंगे, अलग अलग लिख देंगे। और क्लॉकवाइज मोमेंट फार्मूला लगा के फोर्स इनटू डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये लगा के यदि आप वैल्यू पुट करते हैं तो इसमें मार्क्स मिल जाता है। तो अभी फोर्स क्या है, क्लॉकवाइज मोमेंट, इसका W है, मालूम नहीं है।
अभी नेक्स्ट है प्रॉब्लम होता है डिस्टेंस निकालने में। अभी यहाँ बहुत सारे पॉइंट्स दिए हैं, तो सिंपल रूल क्या है, ये जो फोर्स आपने लिया ये 62.5 में है और इसका जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा पाइवट से, यानी कि एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितना डिस्टेंस है। देखिए अभी 0 पाइवट है 0 में और फोर्स से 62.5 में, तो ये पूरा ये वाला होगा, यहीं से शुरू हो रहा है डिस्टेंस, से 62.5 हो गया सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्योंकि ये केजीएफ में दिया है तो इसको आप केजीएफ सेंटीमीटर लिख दें। ओवरऑल यूनिट 62.5 डब्ल्यू केजीएफ सेंटीमीटर। तो ये हो गया क्लॉकवाइज। तो आप यदि यहाँ तक भी लिखते हैं तो इसमें आपको मार्क्स मिल जाएगा। अभी जाएंगे हम लोग एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। और यदि दो फोर्सेस, क्वेश्चन में ऐसा दिया, दो फोर्स क्लॉकवाइज मोमेंट कर रहे हैं तो दोनों को ऐड करना है और कुछ नहीं करना। ओके, अभी इसका भी फॉर्मूला फोर्स इनटू डिस्टेंस। अभी इसमें देखिए ये जो फोर्स है 50 kg, ये 50 kgf लगा दीजिए इनटू, अभी इसका डिस्टेंस देखिए बहुत बड़ा आसान है। ये कहाँ फोर्स लग रहा है 25 में और पाइवट है हमारा 0 में, है ना, तो ये डिस्टेंस हो गया तो 25 हो गया, 0 to 25 तो 25 हो गया। तो ये हो गया आपका एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। आप चाहे इसको मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं, नहीं तो ऐसे छोड़ दीजिए। अभी बाय द प्रिंसिपल ऑफ तो प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट क्या होता है, इन इक्विलिब्रियम क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, है ना। तो इसलिए 62.5 डब्ल्यू इक्वल्स टू 50 इंटू 25 और W इक्वल्स टू, इसको हम सॉल्व कर देंगे, ये तो ये आ गया। अभी W 50 इंटू 25 625, तो ये पॉइंट हटा दिया मैंने, अभी कैंसिल करने में आसान हो जाएगा। तो 225 से इसको कैंसिल कर सकते हैं, ये तो W इज इक्वल टू 20 kg फोर्स। तो ये हो गया आंसर।